हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सिंप्लेक्स मेथड में ही एक और मेथड में डिस्कस करूंगा। सिंप्लेक्स मेथड का ही पार्ट है जिसे हम बोलते हैं बिग एम मेथड। बिग एम मेथड कब यूज किया जाएगा ये भी बताऊंगा, किस तरीके से करके हम किसी सिंप्लेक्स मेथड में इसका यूज करते हैं, किस तरीके से करके हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को कंसिडर किया हुआ है। सिंप्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन है, एक मैंने प्रॉब्लम कंसिडर किया हुआ है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू माइनस का 2x1 माइनस x2 सच दैट इसके साथ साथ ही कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखी हैं 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस का 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। हियर x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलपीपी की, क्वेश्चन मैग्नाइजेशन में है, सारी राइट हैंड साइड हमारी कैसी हैं, पॉजिटिव है। ओके, कहीं अगर नेगेटिव है तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके हम आगे जो प्रोसेस मैंने पीछे डिस्कस किया था वही करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करके उसकी राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव बनाते हैं। बड़ा इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो ग्रेटर देन है या लेस देन है इक्वल टू तीनों साइन आ गए। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीन इक्वेशंस को इसलिए लिया हुआ, तीन इक्वेशन से कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी गोइंग आपको समझ में आएगी किस तरीके से हम करते हैं। ओके, जरा ध्यान से देखना, इसमें प्रोसेस पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड में डिस्कस करूँगा इसमें। बड़ा सबसे पहले मैं इसका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ कि इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में दो चीज़ें तो क्वेश्चन में सही हैं, क्वेश्चन मैग्नाइजेशन का है, सारी राइट हैंड साइड इक्वल में है, सही लिखा हुआ है, लेकिन ये दो लास्ट की क्वेश्चन आ रही हैं, इन इक्वलिटीज़ को मुझे इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही मैं इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूँगा तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट मैं इसमें सॉल्व करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना इसको। ओके बेटा जी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी हुई है 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। ओके, इसमें तो ऑलरेडी इक्वल आ रहा है, इसलिए मुझे इसमें कोई वेरिएबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं 4x1 प्लस 3x2 इट इज़ ग्रेटर देन 6 है, ये चीज़ ग्रेटर देन है तो यहाँ से मुझे कुछ वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब इसके अंदर सरप्लस इंट्रोड्यूस करना है। ध्यान देना, जो मैंने पहला लेक्चर लिया हुआ था सिंप्लेक्स मेथड के लिए मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने इनइक्वलिटीज़ में लेस देन लिया हुआ था, केवल क्या यूज़ हुआ था उसमें, स्लैक वेरिएबल। जहाँ यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है इसका मतलब इसमें सरप्लस वेरिएबल इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ मैं एक सरप्लस वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, x3, x1 x2 था तो पैरा वैल्यू x3 आएगा इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? आफ्टर देन अगली इक्वेशन को चेक करूँ, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x4 इट इज़ इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? x1 प्लस x2 प्लस x4 इसलिए किया क्योंकि ये लेस देन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक वेरिएबल मैं ऐड करूँगा, देन इट इज़ इक्वल टू 6, तो ये 6 के इक्वल हो गया। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर मैंने किस किस वेरिएबल को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। x3 सरप्लस वेरिएबल है, x4 हमारा स्लैक वेरिएबल। मैंने आपको बताया स्लैक और सरप्लस की कॉस्ट कितनी लेते हैं हम, 0, ये तो कॉस्ट 0 लेके चलेंगे। एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि जब हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर मुझे एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको देखा था फर्स्ट टेबल से हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी आती है। बिग एम मेथड क्यों यूज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जरा यहाँ ध्यान देना। यहाँ x4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 0 होगा, इसमें कोफिशिएंट 0 होगा। तो अगर यहाँ पर तीन इक्वेशन है तो 3/3 की आइडेंटिटी मिलेगी। 3/3 की आइडेंटिटी का मतलब है कि मुझे इस तरीके से एलिमेंट्स मिलने चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर की तो मुझे 3/3 की आइडेंटिटी इस तरीके से मिलनी चाहिए। यहाँ पर x4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस इक्वेशन में 0 होगा, इसमें 0 होगा, तो ये 1 0 0 ये तो मुझे मिल गया। क्लियर? आफ्टर दैट मुझे चाहिए होगा 0 1 0 पर जहाँ वेरिएबल आपने सरप्लस किया हुआ है वहाँ पर एक वेरिएबल हम आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी नहीं बन रही है यहाँ पर। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि जिस टर्म का कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में 1 है बाकी की दोनों में 0 होना चाहिए। जैसे x4 का कोफिशिएंट बना, बाकी दोनों में 0 है। अगर यहाँ x2 का कोफिशिएंट 1 लिखा है, सही लिखा है, लेकिन इन दोनों में 0 होना चाहिए तो आइडेंटिटी बनाता, लेकिन नहीं है। तो बेटा जहाँ पर वेरिएबल आपके आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं, आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं बन रही है, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इनमें एक वेरिएबल और ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। और ज़्यादातर वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर आपने सरप्लस किया, जहाँ वेरिएबल आपने माइनस किया हुआ है।
अब जरा देखना यहाँ पर वेरिएबल माइनस किया था, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा। जैसे ही यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, इसमें 0 होगा, उसका कोफिशिएंट इसमें 0 होगा, तो ये मुझे एक कॉलम मिल जाएगा। आफ्टर देन बेटा यहाँ पे भी तो मुझे आइडेंटिटी नहीं मिली है, इसका मतलब एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके अंदर भी मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये दो वेरिएबल हमारे पास x3 एंड x4, दीज आर कॉल्ड स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ये स्लैक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सरप्लस। अब मैं इसमें दो वेरिएबल अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूँ फॉर मेकिंग द आइडेंटिटी। वो वेरिएबल्स कहलाएंगे हमारे पास 4 तक चला गया, तो x5 ले लूँ, अगला मैं क्या ले लूँ, x6 ले लूँ। जरा ध्यान से देखना, इन इक्वेशंस को मैं दोबारा रीराइट कर लेता हूँ, जरा ध्यान देना इसको। इसमें मैं ऐड कर दूँ, x4 तक आ गया था, x5 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ x6, इट इज़ इक्वल टू 6 हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर x5 का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसमें 0, इसमें 0, तो ये कॉलम मिल जाएगा। x6 का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 0, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 0, ये कॉलम मिल गया। x4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, बाकी ऊपर दोनों 0 तो ये कॉलम मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो ये बहुत ध्यान से देखना, जब तक आइडेंटिटी नहीं तब तक मैं सिंप्लेक्स मेथड का यूज नहीं कर सकता। तो जो मैंने आपको ये प्रोसेस सिखाया समझ में आया? तो ज़रा ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन आ रही थी यहाँ पर 3 लिखा था इज इक्वल टू में, इक्वल टू था, ये इक्वेशन वैसे में कोई वेरिएबल ऐड नहीं था पहले। इसमें मैंने स्लैक और सरप्लस ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, अगर ग्रेटर देन है तो वहाँ सरप्लस करेंगे, अगर लेस देन है तो वहाँ स्लैक आप यूज़ कर लो। तो वो करने के बाद मैंने इसको इक्वलिटी में बदल लिया था। इक्वलिटी में बदलने के बाद भी आइडेंटिटी नहीं आ रही थी, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए जो वेरिएबल हमें इसमें ऐड करने पड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ध्यान रखना, एक चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, x5 एंड x6, और स्लैक वेरिएबल कौन सा है, x4, और सरप्लस कितना है, x3। तो सारे वेरिएबल ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लिए, स्लैक वेरिएबल भी किया, सरप्लस भी किया, आर्टिफिशियल भी किया। अब जरा ध्यान से देखना पड़ा, स्लैक और सरप्लस की कॉस्ट तो आप 0 लेके चलते हो, मैंने बताया, लेकिन जो वेरिएबल आर्टिफिशियल आप ऐड करते हैं इसकी कॉस्ट हम इतनी कम लेके चलते हैं कि लगभग -∞ के अकॉर्डिंग ये टेंड्स करती है। इसका मतलब है कि इस लेटर को हम इन्फिनिटी ना लिख के कैपिटल M इंडिकेट कर लेते हैं, M, इसीलिए यहाँ पर इसको मैंने बिग M कहा है। बिग मीन्स बहुत बड़ी वैल्यू है, M की मतलब M की बहुत बड़ी वैल्यू लेके चल रहे हैं, लेकिन ये निगेटिव में, क्योंकि मैं माइनस में लेके चलूँगा, क्योंकि कॉस्ट इतनी कम है। अगर ज़्यादा कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम जेड दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल निगेटिव है, -∞ की तरफ जा रहे हो, यानी लॉस ही लॉस हो रहा है आपको, मतलब मैक्सिमम लॉस है इसमें, इन मिनिमाइज है क्वेश्चन, जबकि हमें आंसर किस में करना चाहिए होगा, मैक्सिमम में। तो बेटा यहाँ पर जरा चेक करना है, इसके लिए जब हम मैक्सिमम जेड लिखेंगे इज इक्वल टू, बेटा ये स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स वैसे आएंगे, माइनस का 2x1 माइनस का x2। पहले जो क्वेश्चंस में दिए गए वो वेरिएबल्स उनको लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं स्लैक और सरप्लस। बेटा स्लैक और सरप्लस किसमें थे, x3 और x4, तो ये कॉस्ट प्लस के साथ ही लिखी जाती है, ध्यान रखना, 0x3 प्लस 0x4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा दो वेरिएबल आर्टिफिशियल थे, एक x5 और x6। तो मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं, तो देखो इन वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जब हम टेबल के अंदर लिखेंगे तो ऐसे मुझे बार बार देखना पड़ेगा x3 या x5 कौन सा वेरिएबल आर्टिफिशियल था। तो आर्टिफिशियल जो पहला वेरिएबल है उसको हम मान लेते हैं a1, और जो दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको मैं क्या मान लूँ, a2। तो इंडिकेशन में थोड़ा सा आसानी रहेगी मुझे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस का m का मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब इतना नेगेटिव वैल्यू हो गई है, -∞ की तरफ से टेंड्स करेगी ये, जो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो माइनस का m हो गया ये, अगर मैं इसको इंडिकेट कर लूँ, ओके। और इसके साथ में वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया, x5 था, तो यहाँ x5 लिख लेता हूँ, माइनस का m x6 हो गया, ओके। तो जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है उनकी कॉस्ट में कितनी लेके चलूँगा, 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं इनकी कॉस्ट में कितनी लेके चलूँगा, -m, और m किसको टेंड्स करेगा, इनफाइनाइट को, तो ये वैल्यू किसको टेंड्स कर जाएगी, -∞ को। क्लियर, ये ध्यान रखना है इसको। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास ये कंडीशंस आ गई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, ज़रा ध्यान से देखना, कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 3, 1, x3 का कोफिशिएंट इसमें 0, x4 का 0, x5 का 1, x6 का 0। नेक्स्ट इक्वेशन में x1 का 4, x2 का 3, x1 x3 का बेटा माइनस का 1,
x4 का ये 0, x5 का 0, x6 का 1। यहाँ चेक करूँ बेटा, x1 का कोफिशिएंट 1, ये 1, x3 का 0, x4 का 1, x5 का 0, x6 का 0। यहाँ वेरिएबल्स चेक करूँ, x1, x2, x3, x4, x5, x6 इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड 3, 6, 6। क्लियर हो गया? ये तो मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी जो मैंने पहला लेक्चर बताया था वहाँ तक मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था। अब जरा देखना, ये आइडेंटिटी दिखाई दे रही है ना, 3 इक्वेशन है 3/3 की, इसी को बनाने के लिए मैंने ये x5 और x6 वेरिएबल ऐड किए हुए थे। अब क्लियर हो गया होगा? ओके, तो अगर यहाँ आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो उनको बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उनकी कॉस्ट कितनी ले लेते हैं, माइनस का है। क्लियर हो गए? अब बेटा अगर मैं इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बेटा इनिशियल जो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं उनकी कॉस्ट में कितनी ले लूँगा, 0। अगर इन वेरिएबल्स की कॉस्ट 0 ले लूँ, जरा ध्यान से देखना, कंडीशन हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, चेक करना है इसको। ये हमारे पास इक्वेशंस है, ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है। बट अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू जो वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, इन वैल्यूज़ की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, तो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, देन x5 इज इक्वल टू 3। यहाँ बेटा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं चेक करूँगा यहाँ से तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो वेरिएबल जो x3 लिया ये माइनस किया हुआ है तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब सभी वैल्यूज़ को मैं 0 लूँगा, अदरवाइज ये निगेटिव वैल्यू यहाँ डिफाइन कर लेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास कैसी वैल्यू होनी चाहिए, सारी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर करूँगा x1 इज इक्वल टू 0 व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इससे बेटा पहली वाली इक्वेशन से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x5 इज इक्वल टू 3, इससे चेक करूँगा x6 इज इक्वल टू 6, यहाँ से चेक करूँगा x4 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन क्या हो गया, 3, 6, 6। ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन किया, केवल एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने लगा और सरप्लस वेरिएबल होने लगा, बिल्कुल डिट्टो कैलकुलेशन यही है। अब बाकी इसके बाद कोई चेंज नहीं है, वही सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई हुई थी। तो बेटा ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, क्या कहलाता है ये, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया इसको, एक बार दोबारा समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो फर्दर अपकमिंग वीडियोस के लिए जो चैनल में इस पर वीडियो दे रहा हूँ ये इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अगर ये पसंद आए तो लाइक भी करें इसको। ओके, तो ये है कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन सारे आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं सिंप्लेक्स टेबल बना के, अब ये जो मेरा इनिशियल सॉल्यूशन आ गया ये ऑप्टिमल है या नहीं है, इसकी मैं ऑप्टिमलिटी को चेक करूँगा। ऑप्टिमलिटी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंप्लेक्स टेबल बनाने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको पीछे बताया था उसी तरीके से मैं टेबल को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं सिंप्लेक्स टेबल में, कुछ डाटा को यूज़ कर रहा हूँ। बी सी बी एक्स बी एंड सी जे। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ कॉस्ट कितनी है, अगर मैं कॉस्ट लिखता हूँ -2 -1 इसमें एंट्री कर रहा हूँ, ये वैल्यू है हमारे पास -2 -1 -2 -1 0 0 0 0 -m 0 0 -m कॉस्ट की एंट्री हो गई। बट ये वेरिएबल थे x1 x2 x3 x4, तो इनके लिए हम इंडिकेट यहाँ कर लेते हैं y1 y2
y3 y4। बेटा ये वेरिएबल यहाँ तक तो सही है स्लैक और सरप्लस के लिए। ये दो वेरिएबल लास्ट में आर्टिफिशियल थे x5 x6 में, y5 y6 लिख सकता हूँ, लेकिन जब हम टेबल में यूज़ करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अलग से दिखाई देता रहे, इसके लिए हम उनके लिए क्या लिख सकते हैं, एक को मैं a1 मान लूँ, पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल है, दूसरा है तो उसको क्या मान सकता हूँ मैं a2। तो ये हमारे पास वेरिएबल a1 हो गया और इसको मैंने क्या इंडिकेट कर लिया a2, क्योंकि नोटेशन है तो लास्ट में a1 इंडिकेट करता रहेगा फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल, a2 इंडिकेट करता रहेगा हमारा सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ओके ओके, अब जरा देखना इसके अंदर मैं इसके बाद में इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा, ये जो मैट्रिक्स आ रही थी। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं एंट्री करूं तो जरा ध्यान से देखना कितना आ गया, 3 1 0 0 1 0। ओके, आफ्टर देन सेकेंड रो 4 3 -1 4 3 -1 0 0 and 1, clear? And last row 1 1 0 1 0 0। ओके, अब जरा चेक करना आइडेंटिटी किस किस वेरिएबल ने बनाई है, a1 ने। आफ्टर देन पहले देखो 1 कहाँ है, आइडेंटिटी 3 वेरिएबल बना रहे हैं, सबसे पहले जो 1 आया वो कहाँ है, यहाँ पर, इसका मतलब है सबसे पहले एंट्री होगी a1 की। ओके, एंट्री करने का तरीका चेक करना। आफ्टर देन सेकेंड टर्म पर 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल यहाँ एंट्री करूँगा मैं a2, और लास्ट सबसे नीचे 1 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री करूँगा मैं y4। ये तो इंडिकेट बना रहता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं। इनकी कॉस्ट लिख दीजिए आप वहाँ से, कितनी है इसकी कॉस्ट, -m, इसकी कॉस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा -m होगी। ओके, और y4 ये था वेरिएबल, इसकी कॉस्ट कितनी है 0, और x भी ये बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन में कितना था 3 6 6, यानी जो राइट हैंड साइड आ रही है 3 6 and 6। फाइन, अब बेटा यहाँ पर ये तो मैंने टेबल के अंदर एंट्री की है सारे वेरिएबल्स की। अब जरा जो मैंने एंट्री की है, ये जो सॉल्यूशन आया था 3 6 6, क्या ये सॉल्यूशन इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ये ऑप्टिमल है नहीं है? अगर ऑप्टिमल है तो इसको चेक कर लेता हूँ। अगर ये डेल्टा जे जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, अगर ये डेल्टा जे सारे पॉजिटिव आ जाए, वो सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं, इफ़ ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं कह दूंगा कि ये सॉल्यूशन जो आ रहा था वो हमारे पास कैसा था, ऑप्टिमल था। तो इसके लिए हम डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे निकालने का मैंने आपको कल भी प्रोसेस सिखाया था, आज फिर सिखा रहा हूँ। डेल्टा जे निकालने के लिए जिस कॉलम के लिए डेल्टा जे निकाल लें, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, नेक्स्ट कॉलम, जिस कॉलम के लिए निकाल लें डेल्टा जे, उसका मल्टीप्लाई इस सी बी के साथ कर दो। इस पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3 का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -m, माइनस का 3m, 4 इंटू -m, माइनस का 4m, दोनों को ऐड करो, -3m -4m, माइनस का 7m, जो भी आ जाए उसको इस वैल्यू से माइनस कर दो जो ऊपर कॉस्ट आ रही है। तो 2 में से जब मैं माइनस का 7m माइनस करूँगा तो 7m प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा, 7m -2। क्लियर हुआ होगा? अगले कॉलम में फिर सिखाता हूँ इसको। अब इस कॉलम के लिए निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -m, 3 का मल्टीप्लाई -m में करेंगे, माइनस का 3m, -3m और -m, माइनस का दोनों को जोड़ दो, माइनस का 4m हो गया, और इससे माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4m -1। जिस कॉलम के लिए डेल्टा जी निकाल रहे हैं उस कॉलम का मल्टीप्लाई सी बी के साथ कर दिए और उनको ऐड कर दो। जो भी ऐड करने के बाद आता है उसको आप सेपरेट कर दीजिए इस कॉस्ट से, जो भी ऊपर कॉस्ट है। तो यहाँ पर जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 0 इंटू -m 0, -1 इंटू -m प्लस का m, 0 इंटू 0 0, इन तीनों को ऐड किया तो m आया, माइनस और माइनस प्लस हो गया था, प्लस का m आया। जब मैं 0 से माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का m। मैंने एक चीज़ आपको सिखाई हुई थी कि आइडेंटिटी के लिए हमेशा डेल्टा जी कितना होता है, 0। अगर आइडेंटिटी के लिए डेल्टा जी 0 होता है तो ये आइडेंटिटी कॉलम में ये 0 आएगा, ये मैं बिना देखे लिख सकता हूँ, ये 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर है? अगर आप चेक करना चाहें करके देखिए, 0 को मल्टीप्लाई -m में किया 0, 0 का मल्टीप्लाई -m में किया 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, तीनों को ऐड करो 0, 0 से माइनस करूँगा 0 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, 1 का मल्टीप्लाई -m में किया -m, इसका -m में करेंगे 0, इसका 0 में करेंगे 0, तो -m आया था ये। इसको -m से माइनस करेंगे तो -m माइनस -m प्लस m हो जाएगा, तो -m से प्लस m कैंसिल आउट हो गया 0। इसके लिए भी सेम इसी करके 0। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। अब जरा देखो, मैं नेक्स्ट आगे इस टेबल की ये यहाँ तक कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस देखो, अगर ये सारे वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाते हैं,
लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती तो मैं यही टेबल फिनिश कर देता, कह देता कि द सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, जो भी सॉल्यूशन था वो हमारे पास ऑप्टिमल था। ये पॉजिटिव नहीं है, ज़रा देखो बेटा m बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो जैसे ही मैं कहता हूँ कि m टेंड्स करता है, जो m ये लेके चलते हैं ना, तो जो m होता है मैं यहाँ लिखे देता हूँ, m इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है, लगभग इन्फिनिटी को टेंड्स करती है। तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाती है ना। ओके, ये लिखा हुआ 7 है -2, तो बेटा जरा देखना m में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 7 का। बेटा m इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू 7 लगभग इन्फिनिटी, माइनस का 2 तो इन्फाइनिटी तो रहेगा। तो जिस टर्म में m का मल्टीपल जहाँ ज़्यादा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी लिखी हुई है, चाहे आगे प्लस कुछ भी लिखा हो या माइनस कुछ भी लिखा हो। यहाँ पे देखना 7m - 2, 4m - 1, -m 0 0, इस सब में सबसे बड़ी जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो कौन सी है, ये वैल्यू होगी फर्स्ट। अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये वेक्टर हमारा इनकमिंग होगा। क्लियर हुआ? डेल्टा में जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम डेल्टा जी इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। इसका मतलब है ये वेक्टर इनकमिंग होगा। इनकमिंग का मतलब ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास इसके अंदर, a1 a2 y4, ये 3 जगह हैं, मतलब 3 चेयर्स हैं। इसमें से जब एक चेयर खाली होगी तभी तो दूसरा पर्सन बैठ सकता है। इसमें 3 चेयर हैं, अगर 3 चेयर में एक चेयर खाली होगी तभी तो दूसरा बैठेगा। जब तक चेयर खाली नहीं तब तक कोई नहीं बैठ सकता। तो पहले तो मैं देख रहा हूँ कौन बैठेगा, फिर उसके बाद एक पर्सन को मैं खाली करूँगा, कौन खाली होगा, मतलब कौन यहाँ से खाली करेगा, कौन यहाँ से जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये, इसका मतलब इंडिकेट हो गया कि y1 इसके अंदर एंट्री होगी, यानी इस टेबल में y1 आएगा। यानी इन तीनों की जगह में एक जगह y1 लिखा हुआ, किसी भी जगह y1 आ सकता है। अब किस जगह y1 आएगा इसको चेक करने के लिए यहाँ आउटगोइंग वेक्टर निकालते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम बेटा यहाँ पर xb अपॉन y इनकमिंग, ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं। बेटा xb ये है, इनकमिंग वेक्टर ये था, तो इनका रेशियो करो। तो पहला आ गया 3/3 इट इज़ इक्वल टू 1। देखो 3xb ये है, y इनकमिंग यही तो वेक्टर था, तो इसका डिवीजन करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3/3 1, यहाँ आएगा 6/4, ये वैल्यू आ गई 6/4 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3/2 इज इक्वल टू 1.5। आफ्टर देन बेटा ये 6/1 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गए? अब बेटा जो ये रेशियो आया था xb अपॉन y इनकमिंग का, इसमें सबसे छोटा रेशियो कौन सा, सबसे छोटा पॉजिटिव रेशियो देखते हैं। नेगेटिव और इनफाइनाइट को छोड़ दिया जाता है। सबसे छोटा रेशियो कौन सा आ रहा है, 1। ये 1 है, ये 1.5 है, 6 है, सबसे छोटा रेशियो क्या हुआ 1। जो ये सबसे छोटा रेशियो है ये इंडिकेट ये करता है, ये वाला वेक्टर यहाँ से बाहर जाएगा, जो सबसे छोटा है वो बाहर जाएगा। 3 लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो छोटा होगा वही तो उठेगा, नेचुरल चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रहेगा इससे, मतलब कौन सा वेक्टर आउट होगा। ओके, मतलब 3 चेयर डली हुई हैं, अगर कोई बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब कौन पर्सन उठता है, तो सबसे छोटा होता है, वही चीज़ यहाँ पर उठ रही है। ओके, क्लियर हो गया होगा? ध्यान रहेगा इससे किस वेक्टर को मैं आउट करूँगा। और बैठेगा कौन, जो सबसे बड़ा होगा। जब सबसे बड़ा होगा इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो इनकमिंग होती है, वो अंदर आएगी। इससे ध्यान रहेगा, हमेशा भूलोगे नहीं। ओके, अब जरा देखो इनकमिंग यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इनकमिंग और ये आउटगोइंग वेक्टर जहाँ मिलते हैं उस एलिमेंट को हम जंक्शन एलिमेंट या की एलिमेंट कह देते हैं। देखो इनकमिंग ये हुआ, आउटगोइंग ये था, तो ये जहाँ मुड़े, मतलब ये अगर मैं इनकमिंग से आउटगोइंग की तरफ जाऊँ तो जहाँ से आप टर्न होते हैं, यानी जहाँ पर ये मिलते हैं आके, उस जंक्शन पॉइंट के एलिमेंट को हम कह देते हैं की एलिमेंट। तो यहाँ पर की एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास 3। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ को देखना, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, धीमे धीमे करके देखो और टर्म्स के स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। ओके, तो बेटा यहाँ पर इतना मैंने बस समझाया, आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब जरा चेक करना बेटा, यहाँ पर अगर मैं आगे एक टेबल और बनाना चाहूँ, जो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर? यहाँ हो बेटा, यहाँ पर इनकमिंग कौन सा हुआ, क्लियर हुआ, y1 है, और y1 किसकी जगह आया, a1 की जगह, तो a1 की जगह y1 लिख दो। ओके, ये a2 और y4 में कोई चेंज नहीं है, जो जहाँ बैठा था वैसे ही बैठा रहेगा, जो छोटा था वो हट गया, जो बड़ा था वो बैठ गया।
अब इनकमिंग हुआ था, ये वैल्यू होगी। अब इनकी कॉस्ट यहाँ से देख के लिखो, y1 की कॉस्ट माइनस का 2, y2 की कॉस्ट माइनस m, y4 की कॉस्ट 0। इतना क्लियर हो गया। आफ्टर देन क्या करते हैं कि बेटा जो अब हम देखो टेबल को कंस्ट्रक्ट करें, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बताऊंगा इसमें। ओके, ये पूरी टेबल बनाना ही मेन होता है, बस यही प्रोसेस रिपीट होती है। जो ये की एलिमेंट था, इस की एलिमेंट से इस पूरी रो को डिवाइड कर दो, तो देखना कितना आएगा। अगर मैं की एलिमेंट से इस रो को डिवाइड करूँगा तो बेटा 3 से डिवाइड करोगे 3/3 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी जो की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है। जो की एलिमेंट अगर 1 बन जाएगा तो उसके यानी जो की एलिमेंट जिस कॉलम में आएगा उस पूरे कॉलम को आइडेंटिटी में बदलना होता है। की एलिमेंट 1 होगा, बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितने करने होते हैं 0। ये 1 हो गया, ये 1/3, ये 0, ये 0, ये बेटा 1/3, ये 0। ये मैंने अलग कलर से लिख रखी है कि एलिमेंट अलग से रो दिखाई देगी कि ये रो आ रही है। ओके, आफ्टर देन देखो अब क्या करते हैं बेटा, ये की एलिमेंट वाली रो आ रही है, इसकी हेल्प से देखो ऊपर ही की एलिमेंट वाली रो तो ये लिख गई है। अब इसकी एंट्री करनी है, पहले इसकी एंट्री करता हूँ, उसी तरीके से मैं इसकी एंट्री करूँगा। मतलब इस रो की एंट्री कैसे कर रहे हैं बेटा, एक की एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट आ रहा है ये 3 था, 3 की जगह तो ये 1 आ गया। अब इसके नीचे ये 4 आ रहा है, इस 4 को आपको 0 करना है इस 1 की हेल्प लेके। बेटा जिस की एलिमेंट की जो रो आई है, इसी में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है, सब इसी की एलिमेंट वाली रो में करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ जब बेटा साइन सेम हो तो उनको सेपरेट कर देते हैं, साइन अपोजिट होते हैं उनको ऐड करते हैं। अगर इसमें मैं देखो यहाँ 1 लिखा है, 1 की हेल्प लेके 4 को 0 करना, तो ये 4 हो जाए। अगर ये 4 हो जाता है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसका, 4 का, केवल इस एलिमेंट से मतलब होता है, लेकिन ऑपरेशन पूरी में करेंगे। बट ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। ये ओरली कर रहे हैं, 4 से 4 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप माइनस करते आइए। तो बेटा इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 4, और यहाँ से माइनस करेंगे 6 - 4 2। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इस रो में मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग से इंडिकेट बना रहेगा, देखो इसको। देखो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे। इस रो को एंट्री कर रहे हैं तो इस रो को ध्यान रखना, 6 - 4, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 6 - 4 2। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 है, 4 - 4 0। इसमें आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4/3, और बेटा 3 से माइनस करेंगे। अगर मैं 3 से माइनस करूँगा, 3 - 4/3, आप चेक कर सकते हैं, इसको रफली कर लिया करो, 3 - 4/3 9/3, 9 - 4/3 यानी 5/3, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/3। इसको आप रफली करते रहा करो, तो इससे क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन आप ओरली कर रहे हैं तो प्लस माइनस में गलती नहीं होगी। अगर आप वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आफ्टर देन यहाँ देखो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे माइनस करो तो माइनस का 1 ही रहेगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 0 से माइनस करेंगे, इस रो से मतलब है, इसको चेक कर रहा हूँ मैं भी, 0। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, और जब 0 से माइनस करूँगा तो माइनस का 4/3। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 0 आएगा, 1 से माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ये रो की एंट्री क्लियर हो गई। एक बार रिपीट करके आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, मैं जिसको फिर दोबारा रिपीट करके यहाँ बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अब बेटा ये तो 1 था ही, यानी ये रो की एंट्री होगी। अब इस 1 को लिखना है, ये वाली रो आएगी, यहाँ बेटा इसकी हेल्प ले रहे हैं, की एलिमेंट की रो की हेल्प लेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है। यानी की एलिमेंट जहाँ आया था इसके नीचे के दिए दोनों एलिमेंट मुझे 0 चाहिए। जहाँ की एलिमेंट होता है उसके ऊपर या नीचे हर जगह 0 आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम तभी बनेगा। तो बेटा ये 0 करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 0 करना है और इसकी हेल्प लेनी है। तो इससे इसको माइनस करता जाऊँ, सीधा 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे इसको माइनस करते हो, 6 - 1, अगर मैं चेक करूँगा 6 - 1 5, 1 - 1 0, 1 - 1/3, 1 - 1/3 बेटा करेंगे कितना आ गया 2/3। ओके, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 1/3 -1/3, 0 - 0 ये 0। क्लियर हो गया। ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दी इसकी बेटा पूरी। ये हो गया। ओके, अब जरा देखना, ये जो वैल्यू निकाली है इसके लिए मैं फिर डेल्टा जी चेक करूंगा। डेल्टा जे मैंने अभी आपको बताया था, जो आइडेंटिटी कॉलम होता है उसके लिए डेल्टा जे मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है। देखो आइडेंटिटी एक कॉलम ये आ रहा है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी कॉलम आपको हर जगह मिलेगा।
आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं 3/3 की आइडेंटिटी आ रही है, हर जगह 3/3 की आइडेंटिटी मिलेगी आपको। देखो इस कॉलम को इस कॉलम को और इस कॉलम को मिला दूँ, 3/3 की आइडेंटिटी हो गई। बाकी के लिए मैं डेल्टा जी फाइंड आउट कर लेता हूँ, इसके लिए निकालूँ, इसके लिए निकालूँ, आफ्टर देन इसके लिए निकालूँ। जब इसके लिए निकालूंगा जरा ध्यान देना, ये कैलकुलेशन करना आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस का 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 5m/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। इन तीनों को ऐड कर दो, यानी माइनस का 2/3 माइनस का 5/3। बट अगर इसमें चेक करूँगा तो कितना आएगा, देखो 2/3 और 5/3, और 2/3 माइनस का 5m/3, तो 5m माइनस 2/3 हो जाएगा। और इसको बेटा 1 से माइनस कर दो। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वो बेटा इसको लिख सकता हूँ मैं 5/3m माइनस 1/3। मैंने डायरेक्ट लिख लिया इसको। ओके, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं इसको। ओके, अब ऐसे ही मैंने इसके लिए करूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। जैसे देखना 0 इंटू -2 0, -1 इंटू -m प्लस का m, 0 इंटू 0 0, तो इनको ऐड करेंगे तो प्लस का m आएगा। जब मैं 0 से माइनस करूँगा तो ये -m हो गया। ओके, ऐसे अगर मैं लास्ट कॉलम की बात करूँ इसके लिए, इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो इसको भी इंडिकेट करना चाहूँ तो इसको भी अलग इंडिकेट करके लिख सकते हैं आप। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी इसकी। वैसे तो मैं कर सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ, तीनों को ऐड कर दूँ। ऐड करके जो भी वैल्यू आती है उसको मैं इससे माइनस कर दूँ। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करके वैल्यू निकालिए, कैलकुलेशन होगी। एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। जो वेक्टर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल, जब भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हो जाते हैं, जब आप सिलेक्ट सरप्लस यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो वेरिएबल आउट एक बार हो जाता है वो दोबारा टेबल के अंदर एंट्री कभी नहीं कर सकता है। अगर वो एंट्री कभी नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो कभी इनकमिंग बनेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि वो सबसे छोटा था तभी तो उठ गया, वो सबसे छोटा है तो वो दोबारा आपकी एंट्री नहीं करेगा। दोबारा एंट्री नहीं करेगा, इसका मतलब बेटा कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार हट जाए तो इसके लिए हम कैलकुलेशन भी अवॉइड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये सब कैलकुलेशन करने के लिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से हट गया था तो A1 की कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है। इस कॉलम को आप अवॉइड करते चले सकते हो। अदरवाइज आप चेक करके भी देखना तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, कोई वैल्यू आ रही होगी, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? आप इस कैलकुलेशन को पूरा कॉलम हटा सकते हैं, यानी इस सब जगह इसको मैं हटा के क्रॉस करके छोड़ सकता हूँ। पूरे कॉलम की कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। ओके, अब आगे चेक करता हूँ। देखो बेटा, क्या ये सारे डेल्टा जे नेगेटिव हैं? ये नेगेटिव आएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि m साइन बहुत बड़ी है तो ये वैल्यू कन्फर्म है पॉजिटिव। अगर ये m पॉजिटिव है तो हमारे पास इनकमिंग वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ये तब तक ऑप्टिमल नहीं होगा जब तक ये पॉजिटिव आता रहेगा। अब ये फिर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फिर इनकमिंग हो गया। अगर इनकमिंग है इसका मतलब ये इससे बैठना है, अंदर आना है, इसका मतलब एक वेक्टर आपका आउट होके जाएगा। तो आउट को चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया? XB/Y इनकमिंग। आप इसका डिवीज़न करके देख लीजिए। इनकमिंग अब हमारे पास ये है। बट जब हम वैल्यू लेके चलते हैं, ज़रा चेक करना है इसमें, XB/Y इनकमिंग करके चलेंगे हम। इसमें अगर हम लेके चलते हैं तो XB हमारे पास ये है ना, XB हमारे ये आ रहा है, और Y इनकमिंग हमारे पास ये, सॉरी ये वाला वेक्टर। तो इसका डिवीज़न इसके साथ करेंगे 1/1/3, 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1/1/3, और यहाँ आएगा बेटा 2/5/3, और ये आएगा 5/2/3। ये तो हो गया। ज़रा चेक कर लो इसको, वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ज़रा देख लीजिए आप इसको। सही है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 हो गया, 3 2 या 6/5 हो गया। कितनी आ गई? 9/5। अब इन तीनों में वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है? ये 3, ये 6/5, ये 9/5। तो सबसे छोटी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कौन सी होगी? 6/5। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो सबसे छोटा है वो बाहर जाएगा और जो सबसे बड़ा है वो क्या करेगा? कुर्सी के ऊपर बैठेगा। नहीं, इसका मतलब इनकमिंग होगा। इसका मतलब है कि हमारा इस टेबल के अंदर एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, उसे कहेंगे हम y2, और जो वेक्टर बाहर जाएगा वो वेक्टर हमारा कौन सा होगा? a2। तो बेटा अगली टेबल में फिर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना इसको। इस टेबल में ये y1 एज इट रहेगा, y1 में कोई चेंज नहीं है,
क्योंकि वेक्टर हमारा आउटगोइंग कौन सा हुआ है, A2 की जगह इनकमिंग कौन सा है, Y2, तो E2 की जगह आ जाएगा Y2 और Y4 में कोई चेंज नहीं है, एज इट रहेगा ये। अब इसकी कॉस्ट चेक कीजिए आप, Y1 की कॉस्ट -2, Y2 की कॉस्ट -1, Y4 की कॉस्ट 0। ओके, अब जरा चेक करना है इनकमिंग और आउटगोइंग जहाँ पर मिलते हैं उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कौन सा हो गया, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग। तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे इट इज़ नोन एज की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना हुआ हमारे पास, 5/3। तो पूरी रो में आप 5/3 का डिवीज़न कर दीजिए, 5/3 का डिवीज़न कर दीजिए इसमें। तो जरा चेक करना, पहले में जो की एलिमेंट वाली रो होती है सबसे पहले आप उसको लिखते हैं अगली टेबल में। तो की एलिमेंट वाली रो हमारे पास ये है, तो इसमें बड़ा 5/3 का डिवीज़न करूँगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5/3 का डिवीज़न करेंगे तो 5 नीचे, ये 6/5। ओके, ये 0, इसमें डिवीज़न करेंगे तो ये 1, इसमें करेंगे माइनस का 3/5, -1 में 5/3 का डिवीज़न करेंगे -3/5, 0 में करेंगे 0 रहेगा। अगर इसमें करेंगे 5/3 का डिवीज़न तो बेटा 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 से 3 कट गया तो माइनस का 4/5 और ये बेटा 3/5। क्लियर हो गए। मैंने क्या किया, इस पूरी रो में 5/3 का डिवीज़न कर दिया, तो पूरी रो हमारे पास ये निकल के आ गई। बेटा की एलिमेंट वाला ये 1 हो गया। अब देखो की एलिमेंट ये आ रहा था, इसके ऊपर और इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट, मतलब की एलिमेंट जहाँ आता है उसके ऊपर नीचे जो भी कॉलम होगा पूरा 0 चाहिए होगा। इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट को भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। पहले मैं ऊपर 0 करता हूँ, बट ये 1 है, 1 ये आ रहा है, इसकी हेल्प लेनी है और 1/3 को 0 करना है। तो मैं इसको 1 नहीं बनाऊँगा, इसको 1 बनाना है। क्यों, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को 0 करना चाह रहा हूँ। जिसको आप 0 कर रहे हैं उसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता उस रो में, की एलिमेंट वाली रो का होता है। तो इसका बटा मतलब होगा कि इस 1 की हेल्प से 1/3 को 0 करूँगा, तो इसकी हेल्प लूँगा तो इससे 1/3 बनाओ, तो इसमें 1/3 का डिवीज़न कर दूँ, यानी 3 का डिवीज़न कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, दोनों का साइन सेम है, दोनों को माइनस कर दूँ। अगर साइन अपोजिट होता दोनों को ऐड कर देता। ये ऑपरेशन पूरी रो में करेंगे। तो बेटा इसमें 1/3 का डिवीज़न करेंगे, कितना आ गया, 1/3 का डिवीज़न करेंगे 2/5, और बेटा 1 से माइनस करेंगे, 1 - 2/5। अगर मैं चेक करूँ 1 - 2/5 कितना आ गया, 3/5। चेक करके देख लो, इसमें 1/3 का डिवीज़न किया, 1/3 आ गया, 3 से कैंसिल आउट हुआ तो 2/5, 1 में से माइनस किया 2/5, 1 - 2/5, 5 - 2/5 यानी 3/5। अब इसमें 1/3 का डिवीज़न करो, 0 ही रहेगा, 1 से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें 1/3 का डिवीज़न करो तो 1/3 हुआ, ये 1/3 से माइनस करेंगे, 1/3 - 1/3 0। इसमें 1/3 का डिवीज़न करो, माइनस का 1/5 आएगा, 0 से माइनस करेंगे तो प्लस का 1/5। इसमें 1/3 का डिवीज़न करो 0, और 0 से माइनस करेंगे ये 0। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो वेक्टर आउट हो जाता है उस बिग एम मेथड में, उसको हम उसके लिए कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं। बेटा A1 भी आउट हो चुका है और A2 भी आउट हो गया, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन छोड़ दें तो ये कॉलम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बचेगी। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मीनिंगलेस है वो चीज़। ओके, इसका मतलब ये पूरा कॉलम हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि A1 भी मेरा आउट हो गया है और इससे मेरा A2 भी आउट हो गया, तो A1 A2 के लिए मैं कैलकुलेशन छोड़ सकता हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे भी कर सकता था, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब जरा चेक करना, अब ये रो एंट्री हो गई, अब मुझे इस रो की एंट्री करनी। ये आ रहा है 5/3, बेटा की एलिमेंट वाली रो ये थी, ये 5/3 आ रहा है, इसको 0 करना है इस 1 की हेल्प लेके। तो एक काम करो, इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ से माइनस करता जाओ। बेटा तो इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करो, जब मैं इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ 5/3 आएगा तो ये 2 बचा, इसमें से माइनस करेंगे 3 - 2, अगर मैं चेक करूँ ये 1। इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से माइनस करेंगे 0। इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/3, इससे माइनस करेंगे 0। इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, माइनस का 1, इससे माइनस करेंगे 0 - 1 माइनस प्लस का 1। ओके, इसमें 5/3 का मल्टीप्लाई करो 0, 1 से माइनस किया 1। बट एक चीज़ ध्यान देना, इतनी मैंने कैलकुलेशन की है, जब ये दोनों वेक्टर कट गए हैं तो ये तो कॉलम कन्फर्म है, आइडेंटिटी बनेगी, 3/3 की आइडेंटिटी हर जगह मिलेगी, तो इसका मतलब एक ही बनाएगा, एक ही बनाएगा, ये बनाएगा। तो एलएसी के लिए तो कैलकुलेशन करने के लिए रहेगी थी, तो बहुत आसान हो जाता है, इसको थोड़ा ट्रिक वाइज करना आसान हो जाता है। अब बेटा ये टेबल अभी मैं ये नहीं कह सकता ये ऑप्टिमल हो गया, ये मैं प्रोसेस कंटिन्यू करता रहूँगा तब तक कि जब तक कि डेल्टा जे पॉजिटिव आएंगे। इसके लिए डेल्टा जे फिर निकालूँ,
मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा जे आइडेंटिटी के लिए जीरो होते हैं, तो मैंने फटाफट जीरो लिख लिया, इसको छोड़ देते हैं, इनको नहीं करना मुझे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, ये रिमूव हो चुके हैं। इसके लिए मैं डेल्टा जे फाइंड आउट कर लूँ, तो बेटा इसके लिए एक तरीका क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ, तीनों को ऐड करूँ और जो भी वैल्यू आ जाए उसको मैं जीरो से माइनस करूँ। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2/5, ये प्लस का 3/5, बटा 2/5 और प्लस का 3/5 आ जाएगा, तो कितना बचा ये हमारे पास 3/5 और ये 2/5, ये 1/5 प्लस का, और जब बेटा इससे माइनस करेंगे 0 माइनस 1/5, तो ये बचेगा माइनस का 1/5। अब जरा ध्यान दो इसको, ये सारे डेल्टा जे हमारे लेस देन इक्वल टू 0 हो गए। अगर ये सारे डेल्टा जे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, दैट्स वाई आवर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नाउ ऑप्टेंड। अब ये ऑप्टेंड हो गया, मतलब जो भी है वो ऑप्टिमाइज हो गया, ऑप्टिमाइज होके वो वैल्यू फाइंड आउट होके मेरे पास ये चीज़ निकल के आ रही है, कितनी आ रही है वो जरा देखना। बट जो ये वैल्यूज होती हैं, जैसे ये y1 लिखा है तो इसका मतलब ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा, y2 लिखा है ये x2 को रिप्रेजेंट करेगा, y4 है तो ये x4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 3/5, x1 इज इक्वल टू 3/5, x2 इज इक्वल टू 6/5, ओके, y2 है तो x2 हो गया। और बेटा यहाँ पर ये कितना आएगा, x4 इज इक्वल टू 1, x4 आ रहा है तो x4 इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ 1। ये बताओ कोई दिक्कत इसमें, बटा बाकी के वेरिएबल्स इसमें नहीं है तो बाकी के सारे वेरिएबल्स जीरो। बटा लेकिन मुझे वेरिएबल्स चाहिए कौन से थे, केवल जो क्वेश्चन में दिए गए। क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल दिए गए थे, ये क्वेश्चन ये था हमारे पास, इसके अंदर केवल दो वेरिएबल हैं कि x1 और एक x2। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास 3/5, x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6/5। तो जो ये x1 x2 की वैल्यू आ रही है 3/5 और 6/5, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी। ये इसका सॉल्यूशन और ये मैक्सिमम यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारे पास, जो हमारे पास आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इसे फिजिबल कहेंगे। ये ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया इस एलपीपी का। आप मैक्सिमम जेड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कितना था हमारे पास, माइनस जो क्वेश्चन था माइनस का 2x1 प्लस माइनस x2। आप यहाँ पर वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए x1 x2 की। x4 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि x4 की कॉस्ट कितनी है 0, तो वो तो 0 मैक्सिमम जेड के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर दूँ x1 x2 की 3/5 और ये कितना आ रहा है 6/5। अगर ये वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 12/5। इट्स योर आंसर। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके देखो, स्टेप बाय स्टेप करके देखो और उसे समझने की कोशिश करो, ओके। और हर जगह जहाँ मैंने बताया ना उसको समझो और थोड़ा सा ध्यान से देख के उसे करने की कोशिश करो, चेक करो कैलकुलेशन किस तरीके से हम कैलकुलेशन को कर रहे हैं। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आपके रिदम में आ जाता है तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से चेक करना आप। बेटा यहाँ पर जरा देखना, इसमें डेल्टा जे सारे नेगेटिव हो गए, ओके, सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल हो गया। अगर यहाँ पर ये सारे नेगेटिव हो जाते, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती तो सॉल्यूशन यहाँ ऑप्टिमल होना चाहिए था। बट एक चीज़ ध्यान देना, अगर डेल्टा जे नेगेटिव हो जाते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में बना रहे, जैसे यहाँ पे देखो डेल्टा जे नेगेटिव है लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में नहीं है, तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। लेकिन अगर कहीं डेल्टा जे नेगेटिव हो जाता है, अगर जैसे बाई चांस यहाँ सारे डेल्टा जे नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं लिखता दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया। यानी नो फिजिबल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब डेल्टा जे हमारे पास नेगेटिव हो जाए लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द टेबल, देन सच टाइप ऑफ एलपीपी हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, इनका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत बार दे देता है कंपटीशन वगैरह में, इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, आ जाते हैं। तो अगर डेल्टा जे नेगेटिव आते हैं, बहुत ईजी, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर डेल्टा जे यहाँ नेगेटिव आ जाता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में किसी भी स्टेप में हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा दीज इक्वेशंस हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया चीज़। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर कहीं मैं डेल्टा जे लिखता हूँ, जैसे मान लिया कि ये डेल्टा जे कोई पॉजिटिव है
कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डेल्टा जी हमारे पास ही पॉजिटिव ही आ रहा है, इसके ऊपर का पूरा कॉलम नेगेटिव हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान देना, इसको एक चीज़ और मैं सिखाता हूँ। अगर कोई भी डेल्टा जे पॉजिटिव है, जैसे डेल्टा जे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, अगर उसके ऊपर का पूरा कॉलम नेगेटिव हो जाता है, ओके, जैसे ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, अगर डेल्टा जे पॉजिटिव हो और उसके ऊपर का कोई भी डेल्टा जे, कोई जरूरी नहीं मैक्सिमम, कोई भी डेल्टा जे, चाहे ये हो, जैसे देख कह रहा हूँ दोनों पॉजिटिव है, अगर ये -1 -1 माइनस, ये -1 -3 -1, ये सब माइनस के होते, तो ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर का पूरा कॉलम नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया उसका अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं इसको, कि इस तरीके से अगर कोई डेल्टा जे पॉजिटिव है और उसके ऊपर का पूरा कॉलम नेगेटिव आ जाता है, उसको बोल देते हैं अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। इस तरीके से कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप चेक करके, किताब आप देखिए, किताब में इस चीज़ की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप रिवीजन करना और रिवीजन करके चेक करिए, इसको देखिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और चीज़ों को मैनुअली करके देखिए। जब तक आप नहीं करेंगे कॉपी पे, तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। एक साथ करते हैं बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसको स्टेप्स में करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। कहाँ पर इनकमिंग निकालना है, किस तरीके से आउटगोइंग चेक करना है। ओके, थैंक यू।